ब्रेक के बाद चौथे चरण रणभीषण में स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस पल पल की खबर। मतदान में किस राज्य में कितने प्रतिशत हो रहा है मतदान, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.67% पड़े वोट। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.67% हुई वोटिंग। सीतापुर में सबसे अधिक 14.28% दर्ज किया गया मतदान, तो वहीं शाहजहांपुर में सबसे कम वोटिंग 5.94% वोटिंग दर्ज की गई। अकबरपुर में सुबह 9 बजे तक 12.16% मतदान, तो वहीं बहराइच में अब तक 14.04% डाले गए वोट। धौरहरा की बात करें तो धौरहरा में अब तक 13.96% वोट पड़े हैं। मतदाता घर से बाहर निकले हैं, तो वहीं इटावा में अब तक 7.06% मतदान दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद में 13.15% डाले गए वोट, तो हरदोई में 13.17% हुआ मतदान। कन्नौज में सुबह 9 बजे तक 14.23% मतदान, तो वहीं कानपुर में सुबह 9 बजे तक 7.84% वोटिंग दर्ज की गई। लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में 9 बजे तक 12.21% मतदान, तो वहीं मिश्रिक में 12.92% डाले गए वोट। उन्नाव की जानकारी आपको देते हैं। उन्नाव में 9 बजे तक 11.85% वोटिंग दर्ज की गई। तो उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर 11.67% तक पड़े हैं वोट। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजनीति के दिग्गज अलग अलग जगहों पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोटिंग सीतापुर में अभी तक दर्ज की गई है और सबसे कम वोट प्रतिशत शाहजहांपुर में निकलकर सामने आया है। बहराइच में अब तक 14.04% डाले गए वोट। धौरहरा में 13.96% पड़े वोट। पूरे देश में 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अलग अलग राज्यों की सीटों पर मतदान के साथ ही आपको आंकड़े भी लगातार बता रहे हैं। और अलग अलग राज्यों की बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आज मतदान किया हो रहा है। और जिस तरह से 11% तक मतदान अभी तक दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में, और इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता तो अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे हैं। झारखंड की भी 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नेता सच्चिदानंद सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। एलन तिवारी जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अजय कुमार पांडे हमारे साथ खूंटी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अजय पांडे का। जी अजय, झारखंड की अलग अलग सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है, मतदाता किस तरह से बाहर निकल रहे हैं और क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? जी अजय, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सच्चिदानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सच्चिदानंद जी, जिस तरह से अलग अलग सीटों पर मतदान 4 सीटों पर दर्ज किया जा रहा है और मतदाता बाहर निकल रहे हैं, हालांकि अपील भी की जा रही है, लेकिन क्या लगता है आपको मत प्रतिशत में क्या कुछ बदलाव आज देखने को मिल सकता है? मत प्रतिशत पहले से मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में चुनाव संपन्न होगा, क्योंकि कुछ ऐसे मतदाता सूची में लोग जुड़े हुए थे जो एरर काफी था, उसमें सुधार हुई है और लोगों में जागरूकता आई है। खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के लोगों में खासी उत्साह है और जिस तरह का वातावरण है पूरे झारखंड प्रदेश में, पूरे देश में, इस चुनाव, इस महापर्व में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से काबिज करने के लिए सब लोग प्रयासरत हैं और अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ताकि फिर से इस भारतवर्ष की जो कमान है
माननीय मोदी जी के हाथों में जाए और जिस प्रकार से उन्होंने सेवा किया है और कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में उनकी डंका बज रही है। और इससे परे इंडिया गठबंधन जो अभी हमारे झारखंड की अगर बात कर ले तो पाकुड़ के जो आलमगीर आलम साहब हैं, उसके पहले और भी कई साहब हैं। लगभग 2022 से क्रमवार अगर देखा जाए तो आपके डिबेट का आधा समय उसी में चला जाएगा और 50 लोगों को ईडी ने जो है करोड़ों रुपया गबन करते हुए और जो आदिवासी बेटे के मुख्यमंत्री और ये वो कहा करके जो काबिज हुए थे झारखंड प्रदेश में, सिर्फ भ्रष्टाचार अपराध बढ़ाने का काम किया। लोगों में काफी आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अनावश्यक कुछ मुद्दों को लेकर के कभी खुद जातिवाद कर जा रहे हैं कि ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा। अरे भाई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही ओबीसी हैं तो ओबीसी पर फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? ओबीसी को मुझे लगता है कि सरकार में जितना सम्मान मिला है और इस बार लोकसभा की सीटों में सबसे ज्यादा तवज्जो अगर दिया गया है तो ओबीसी समाज को ही दिया गया है। और हम लोगों का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सभी जाति धर्म संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़ने का एक मंशा होती है। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग जो है खुद हिंदू मुस्लिम का उदाहरण अनावश्यक रूप से देते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में राम मंदिर का कार्य जो अधूरा, जो वर्षों से पड़ा हुआ था, वह पूर्ण नहीं होता। और मोदी जी और जो इनकी सरकार है कहीं न कहीं इसको फिर से लटकाने का प्रयास करते हैं, अगर राजनीतिक मंशा होती। लेकिन इन लोगों का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया और मुझे लगता है कि अब इन लोगों के पास कोई विषय नहीं है और पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और झारखंड प्रदेश में 14 की 14 सीट पूरी भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ में आएगी। जी बिल्कुल, 14 की 14 सीटों की आप बात कर रहे हैं। आज की 4 सीटों की बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा और वीडी शर्मा, उसके साथ समीर उरांव आपके मैदान में हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, क्या दावा करना चाहेंगे आप? ये जो 4 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है उसमें भी झारखंड प्रदेश के मैंने बताया कि जो झारखंड प्रदेश में ही झारखंड सरकार जो बनी, जो 5 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन कह लें, जेएमएम सरकार कह लें, जो इनके जो वायदे थे, जो घोषणा पत्र था, अगर हमें 2-4 पॉइंट की बात करूं कि 2 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात थी, पारा शिक्षकों के नियमितीकरण की बात थी, संविदा कर्मियों को परमानेंट जो है अस्थायी करने की बात थी, जो आर्थिक दृष्टि से जो मैंने कमजोर है उनको 72,000 सालाना देने की बात थी। इस तरह की अनेकों वायदे घोषणा पत्र में अगर आप उठा करके देखेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के ये लोग धराशायी हो गए और मुद्दा जो है वहीं का वहीं पड़ा रह गया। कुछ मुद्दा पर इन लोगों ने काम किया है जो कि 5 साल में सिर्फ कहिए कि वो नगण्य ही रहा है और इसको लेकर के झारखंड प्रदेश में काफी आक्रोश है। और ये जो 4 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह की एलएन तिवारी जी, 4 सीटों पर जिस तरह से आज मतदाता बाहर निकल रहे हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है, क्या लगता है आपको? सच्चिदानंद जी दावा कर रहे हैं 4 की 4 सीटें आज उनके कब्जे में जा रही हैं फिर से। नहीं मैडम, सच्चिदानंद जी ने, आपने पूछा 4 सीट, सच्चिदानंद जी ने कहा 14 की 14 सीट इनकी आ रही और इनके प्रधानमंत्री कहते हैं 400, अब की बार 400 पार। सही बात। परिणाम आपको देखने को मिलेगा 4 जून को, इंतजार करिए। और ये जितना रट लगाए, जितना वोट हो रहा है, देश में उत्साह का माहौल है, सब इनको 400 सीट नहीं, अभी तो इनको हमको लगता है कि 700-800 सीट आने वाला है। 543 देश का, थोड़ा बहुत जो घटेगा 800 में वो थोड़ा बांग्लादेश से आ जाएगा, थोड़ा पाकिस्तान से आ जाएगा, क्योंकि जब बात करिए बीजेपी के नेताओं से तो ये बिना पाकिस्तान के इनकी बातें समाप्त नहीं होती। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, नहीं पाकिस्तान के, आप जो बांग्लादेश में एक झारखंड पे आ जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात बाद में कर लेंगे तिवारी जी, झारखंड पे आ जाते हैं। आपको जानकारी का अभाव है, आप बांग्लादेश शांत रहिए, शांत रहिए, ज्ञान मत करिए, इनको बोलिए शांत रहे। सच्चिदानंद जी मुद्दे पर आ जाते हैं। आज चुनाव वोटिंग हो रहा है, वोटिंग पर ही आ जाते हैं। मैडम पहले इनको कहिए कि ये शांत रहे। हाँ वो शांत है। मैं आप सच्चिदानंद जी, आपको मैं समय दूंगी। एलएन तिवारी जी, आपसे यहाँ पर सवाल है, गीता कोड़ा को लेकर क्या कहेंगे आप? दूसरी बात, पलामू सीट से चमरा लिंडा जिस तरह से निर्दलीय मैदान में है, आप आरजेडी की कैंडिडेट ममता भुइयां भी है, वीडी राम वहां पर जीते हुए सिटिंग सांसद हैं, लेकिन चमरा लिंडा को लेकर क्या कहना है आपका?
मैडम पहले तो पलामू में चमरा लिंडा नहीं लड़ रहे हैं, वो लोहरदगा में है। पलामू में बीडी राम है, ममता भुइयां का आमना सामना है। और वहाँ जोबा माझी लड़ रही हैं गीता कोड़ा जी से। जी अभी लंबी चौड़ी दावा हम करें ये अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बाकी इन लोगों को छोड़ ही दिया गया है। ये लोग पूरा लंबा लंबा फेंकते हैं। बायां हाथ करेंगे ऐसे अब की बार, और दाहिना हाथ उठा के कहेंगे 400 पार। 400 पार होगा कि 800 सीट आएगा, ये तो 4 जून को इनको पता चल जाएगा। अब चिंता न करें। ये जरूर आप देख रही होंगी कि जब जब चुनाव का एक चरण समाप्त हो रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे का शिकन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के जो दावे थे उसमें लगातार हर चरण में अंतर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। वो आप सुने। हम ये निवेदन करेंगे कि इंडिया गठबंधन जिस गति से नहीं, ठीक है, आपने वो ठीक है, लेकिन लोहरदगा की सीट की बात करें तो एक तरफ आपके कांग्रेस के प्रत्याशी, दूसरी तरफ चमरा लिंडा। लोहरदगा सीट पर चमरा लिंडा को खारिज कर दिया लोगों ने। अच्छा, चमरा लिंडा का कोई माने मतलब नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको निलंबित भी कर दिया। देखिए पूरे देश में टाइम आपके पास डिबेट में कम है। यदि देश के विभिन्न भागों में हम चर्चा करें और रिपोर्ट कलेक्ट करके आपको बताएं तो समय आप उतना दीजिएगा नहीं। जहां बागी चुनाव मैदान में उतरते हैं उनका नाम ये नहीं लेंगे जी। ये इंडिया गठबंधन के लोगों का बागी नजर इनके नजर में दिखाई देता है। चमरा लिंडा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको निलंबित कर दिया है। बसंत लोका जो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ अजय कुमार पांडे लगातार खूंटी से बने हुए हैं। जी अजय, खूंटी की अगर ताजा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ पर मैदान में है, क्या समीकरण आपको बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? लोकसभा में है और आज तो झारखंड आज साथ है। ठीक है अजय, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। आपकी ऑडियो हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है, वापस लौट कर आएंगे। सच्चिदानंद जी, क्या कहना है आपका? एलन तिवारी जी कह रहे हैं कि अपने बागियों को नहीं देखती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस के बागियों को लेकर बार बार बात होती है। नहीं, बागियों को देखना चाहिए। सभी पार्टियों में ये सब चीज चलता ही रहता है कि जिनकी विचारधारा जिन पार्टी से मिलती है और जो बनती है, और विचारधारा में परिवर्तन भी आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हैं। अगर लगता है कि उनको जब हमारी विचारधारा आपसे नहीं मिल रही है, जिस पार्टी से वो मिलती है, तो उसमें आकर के वो लोग शामिल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यह अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन को लेकर के उनको नेतृत्व करना है। और जहां तक एलन तिवारी जी का कहना है कि अब आप ही के देखिए जेएमएम के पार्टी जो है यहाँ पे झारखंड में, सीता सोरेन जी वर्षों से अपने पति के जो है मृत्यु की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते करते थक गई, और अपने परिवारवाद को लेकर के सिर्फ जो है शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी अपने जो निजी लोग हैं उनको महत्व दे करके और सरकार में काबिज होते चले जा रहे हैं। और सीता सोरेन जी से सौतेला व्यवहार इस प्रकार कर रही थी कि सीता सोरेन जी को अंततः जो है भारतीय जनता पार्टी के शरण में आना पड़ा, और उनको जिससे आई हैं उनको पूरा सम्मान मिल रहा है। और आगे भी मैं बता दूं कि उनका जो भी रिक्वायरमेंट है भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और हमेशा सम्मान देगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी समझती है। और ऐसे जो नेता हैं जहां पर किन्हीं को लगता है कि हमारी बातें नहीं रखी जा रही उस पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में वो बात रखती हैं, और हमारे जो पार्टी का जो निर्णय होता है तो फिर पार्टी में आती हैं और उसको पूरा सम्मान मिलता है। और आप किसी भी नेता का अगर बात कर ले, कुछ लोग कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो ऐसा कहते तो वैसा कहते थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान ही तो है लोग, अगर उनके विचारधारा में परिवर्तन आ गया कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हो रही थी, हमारा जो एक विचारधारा जिस पार्टी को लेकर के था, हम जो चल रहे थे गलत रास्ते चल रहे थे, लेकिन समय रहते मुझे ये आभास हुआ कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है जनहित को लेकर के है। सच्चिदानंद जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से गोमती नगर में स्थित विबजोर स्कूल को मिली धमकी, स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। तो चुनाव से हटकर
इस वक्त की अहम जानकारी, स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। डीसीपी ईस्ट के ऑफिस के पास स्थित है स्कूल। धमकी भरा मैसेज आने के बाद मचा हड़कंप। स्कूल को करवाया गया खाली। मामले में की जांच में जुटी है पुलिस। तो एक तरफ 10 राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में जिस तरह से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इस धमकी के बाद चारों तरफ हड़कंप का माहौल है। स्कूल को खाली करवाया गया है और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। तो लखनऊ की आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। अहम जानकारी इस समय निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से जिस तरह से ये सिलसिला चालू हुआ है, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों से इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी और उसके बाद गुजरात और जयपुर में भी इस तरह की धमकियां मिली हैं और उसके बाद नई खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ के स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। डीसीपी ऑफिस के नजदीक है स्कूल। धमकी के बाद स्कूल में मचा हड़कंप, जिसके बाद स्कूल को खाली कराया जा रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लखनऊ के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह से अब वहां पर हालात को संभाला जा रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बम से उड़ाने की धमकी गोमती नगर जो पास इलाका है, वहाँ डीसीपी ऑफिस के पास स्कूल है बिगजोर, जिसे मैसेज भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने में जुट गई है। और धमकी देने का मामला इसी स्कूल का ही सिर्फ नहीं है, पीजीआई इलाके में भी एलपीएस स्कूल को भी मैसेज भेजकर धमकी दी गई कि इस स्कूल को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। और बात करें कल देर रात की, तो कल देर रात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को भी बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि 2 स्कूल और एक एयरपोर्ट को उड़ा देने की जिस तरह से धमकी दी गई, इससे कहीं न कहीं पुलिस की चुनौती भी बढ़ गई है। क्योंकि इसके पहले अभी नोएडा, गाजियाबाद समेत लखनऊ के स्कूल को भी बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी और इस मामले में पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। और जो गोमती नगर का स्कूल है बिगजोर, यहाँ भी इस तरह से डीसीपी ऑफिस पीछे या स्कूल है, इसको धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि छानबीन की जा रही है, जांच भी कर रही है। जल्दी जो मैसेज जिस व्यक्ति ने जी मोहम्मद आसिफ, स्कूल को लेकर इस समय क्या ताजा स्थिति है? स्कूल को क्या खाली कराया जा चुका है? बच्चे बाहर वहां से निकाले जा चुके हैं? जी बिल्कुल, धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो गया और पेरेंट्स को फोन कॉल के जरिए बुलाकर बच्चों को, अभिभावकों को सौंप दिया गया। स्कूल पूरी तरह से खाली करा दिया गया और पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंच चुकी है पीजीआई के एलपीएस स्कूल में भी और साथ ही साथ गोमती नगर के बिगजोर स्कूल में भी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो इससे पहले भी कई स्कूलों को, यूपी के कई स्कूलों को बस उड़ा देने की धमकी दी गई थी, इस धमकी में भी आखिर क्या है और सच्चाई तक। जी मोहम्मद आसिफ, जैसे इस पूरे मामले में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर धमकी आ रही है, पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में, उसके बाद गुजरात और उसके बाद जयपुर के स्कूलों को धमकी मिली है, लखनऊ में भी यही सिलसिला है। इसके अलावा एयरपोर्ट को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, अस्पतालों को लेकर धमकियां मिल रही हैं और शुरुआती जांच में जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जहां तक अभी तक जितनी भी धमकियां हैं वो फर्जी धमकियां हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसके पीछे और क्या कोई साजिश भी हो सकती है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से यूपी एसटीएफ और डीजीपी अक्सर संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करते रहते हैं, लेकिन यह पहला मामला है जो स्कूलों को बम से उड़ाने की लगातार धमकी दी जा रही है। अभी 3 दिन पहले भी गोमती नगर के कुछ स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। आज फिर से 2 स्कूल और एक एयरपोर्ट उड़ा देने की जो धमकी मिली है, कहीं न कहीं किसी की शरारत भी हो सकती है। हालांकि इस शरारत को भी यूपी पुलिस पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है। अब इस तरह से स्कूलों को टारगेट करने की बात कही जा रही है। मोहम्मद आसिफ, आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। होगी, रेडियो पर होगी, सोशल मीडिया खंगालते होंगे और आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो 4 जून को एक के बाद एक भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे? चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार एनडीए को दिया आपका वोट, केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। आरजेडी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस को तो अगर किसी ने गलती से भी बटन दबा दिया ना तो उसका वोट तो बेकार जाना जाना तय है। और बिहार के लोग तो समझदार है, वो बेकार जाने वाली चीज कभी करते ही नहीं है। और इसलिए अपना वोट सरकार बनाने के लिए दीजिए, देश बनाने के लिए दीजिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दीजिए। आपका वोट एनडीए को दीजिए। साथियों, बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहां एक कहावत कहते हैं ना निमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाई और बहनों, आरजेडी हो
कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? क्या ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, बल्कि उनका अपना वोट बैंक ही है। अभी आपने सुना होगा बिहार में जंगल राज लाने वाले जो व्यक्ति है, जो चारा घोटाले में अदालत ने सजा की हुई है, गुनहगार माना है, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो भी पूरा का पूरा, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण ये अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप की तरह अति पिछड़े समाज से आता हूं। मैं जानता हूं ऐसा सुनकर के उनकी बेचैनी कितनी बढ़ जाती है। उनको लगता है हमारा तो भविष्य डूब जाएगा। हमारे दलित भाई बहन, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे पिछड़े, हमारे अति पिछड़े अगर धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर उनको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो अगर लूट लिया जाएगा तो इनकी तो आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। तो आप हाजीपुर से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस बीच 10 राज्यों की 96 सीटों पर जिस तरह से वोटिंग चल रही है, झारखंड की 4 सीटों पर भी आज वोटिंग चल रही है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा एलन तिवारी जी कांग्रेस से नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सच्चिदानंद जी, जिस तरह से 4 सीटों को लेकर आप बात कर रहे थे और बातचीत यहाँ पर हो रही थी, गीता कोड़ा की बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, और समीकरण की भी आप बात कर रहे थे कि 14 की 14 सीटें अपने खाते में करने के लिए तमाम कोशिश और कवायद की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, जीत का अंतर इस बार कितना होगा? जीत का क्या, मैं तो पूरा कहिए कि झारखंड प्रदेश में जो 14 की 14 सीटें हैं वो पूरा होने वाला है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो नारा लगाया, अभी जो तिवारी जी कर रहे थे, अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार होगी। और गीता कोड़ा की आप जब बात कर लें कि झारखंड प्रदेश में जब उन्होंने देखा किस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा दिया, और जितने जो उनके वायदे थे कहीं पूरा नहीं हुआ, तो सारी चीजें हैं क्या तहसीस होने लगी। इन सब चीजों को लेकर के जनप्रतिनिधियों में भी काफी जो है आक्रोश होता है, और उनको एक निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसका खामियाजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में गीता कोड़ा जो है आई, और जो वहां से चुनाव जो लड़ रही है, मुझे लगता है कि चारों सीटें अभी जो चुनाव जो हो रहे हैं उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में आएगी, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात की एलन तिवारी से मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपकी झारखंड सरकार ने एक और वायदे किए थे, बेरोजगारों को लेकर के बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी। आप अगर घोषणा पत्र के पॉइंट टू पॉइंट अगर डिबेट करें तो फिर एलन तिवारी जी की भी जो है मुंह से जो है जुबान खिसक जाएगी। उन्होंने हेमंत सोरेन जी ने जो कहा था कि ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देंगे, और खतियाना आधारी जो नीति बनाएंगे, और सब चीजें, जो इन सब चीजों पर भी आप कभी कभी बात कर लिया कीजिए। कभी कभी जो है वृद्धा और दिव्यांग पेंशन पे 2500 का हवाला दे करके आप लोग जो चुनाव जीते थे, क्या हुआ? वो इन सब चीजों को लेकर के
मैं कट टू कट अगर बात करें तो तिवारी जी के पास जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ इधर उधर की बातों को करके और एक मीडिया तंत्र पर हावी होकर के इंडिया गठबंधन को वो लोग चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी सीटें इंडिया गठबंधन के ही हाथों में जाएगी। लेकिन मैं आपको भी बता दे रहा हूँ तिवारी जी की 4 जून को मैं भी इसी चैनल के पैनल में रहूंगा। जिस प्रकार मैंने पहले बार बार कहता था कि जो हमारे देश के अंदर एक जो सिस्टम प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, इसके तहत एक स्वतंत्र संस्था ईडी काम करती है और काम करती चली आई है, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन कहती है कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है तिवारी जी, तो क्या कहना है आपका, जवाब दीजिएगा। लग जाएगा। देखिए, ये जुमला पार्टी के लोग हैं। 4 की बात कीजिएगा, 14 की बात करेंगे। 14 की बात कीजिएगा, 400 की बात करें। हम तो पहले ही बार में कह दिया कि 400 पार नहीं, 800 पार करेंगे। ये 4 जून को इनको पता चल जाएगा। दूसरी बात है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। इनको 5 लाख नौकरी और 7,000 ये सब याद पड़ता है। ये बात के दिमाग से निकल जाती है कि झारखंड भी भारत देश का एक हिस्सा है, एक राज्य है। भारत देश के प्रधानमंत्री जब दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा कि हम हर साल लोगों को 2 करोड़ नौकरी, उसकी चर्चा इनसे मत कीजिएगा। उसका उत्तर ये लोग नहीं देंगे। घुमा फिरा के हेमंत सोरेन ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने ऐसा कहा। दिन रात ये लोग सोते जागते, जहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जहां मित्र दल के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उस दल का नाम इनके प्रधानमंत्री नहीं लेते। आप गौर से सुनिएगा, वो अपना कार्यकलाप का बखान नहीं करते, वो सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। आज वो 10 साल से कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे। कांग्रेस के आधा लोग इनके पार्टी में समाहित हो गए। ये कहते हैं कि मान सम्मान मिलेगा सीता सोरेन को। अरे जसवंत सिन्हा को मान सम्मान देना, रामटहल चौधरी को मान सम्मान देना चाहिए। अभी वो कांग्रेस में आए और फिर वो बीजेपी में चले गए। देखिए मैडम, एक बात बड़ी पीड़ा से कहना पड़ता है, ये हर दलों में ये बीमारी है। मैं ये नहीं कहता कि इनके दल में, ये मेरे दल में भी बीमारी है। इससे साफ कोई से स्वीकार करना, छाती ठोक के बोलना, ये हमारे ही दल के लोगों की हिम्मत हो सकती है, इनकी हिम्मत नहीं है। ठीक है तिवारी जी, आपके पास आती हूँ मैं, सच्चिदानंद जी से जवाब भी लूंगी, लेकिन हमारे साथ खूंटी से अजय कुमार पांडे लगातार बने हुए हैं। अजय कुमार पांडे, खूंटी की ताजा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ आपको मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है, और मतदाताओं की बात करें तो काफी समय से देखा जा रहा है कि उदासीनता मतदाताओं में देखने को मिल रही है। आज खूंटी में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, यहाँ के जो खूंटी है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है, लेकिन जो सुबह के फर्स्ट बुलेटिन में 9 बजे तक जो मतदान हुए वो 12% से अधिक है। तो ये कहीं न कहीं मतदाता जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोट दे करके एक मजबूत लोकतंत्र का वो परिचय दे रहे हैं। तो जो यहाँ के जो मुद्दा है, जो विकास की मुद्दे की बात, रोजगार के मुद्दे की जो बात को लेकर के एक नई उम्मीद के साथ फिर मतदाता यहाँ जो है चुनाव में अपना मतदाता का मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज राज्य में 4 सीटों का चुनाव होना है और कई विरोधों का आज जो प्रतिष्ठा है पर आप यहाँ देख सकते हैं कि खूंटी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अतुल मीणा जो चुनाव के मैदान में, और चिन्हूम जो है जो सूबे की मंत्री जुबा मांझी जो वह चुनाव के मैदान में है। आप देख सकते हैं कि जो लोहरदगा की बात करना चाहेंगे तो वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आता है। वहाँ जो है राज्यसभा सांसद समीर उरांव चुनाव के मैदान में है। तो इस प्रकार जो इन 4 सीटों में भी बीजेपी के वो क्षेत्र हैं, बीजेपी के वहाँ MP रह चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका जो गढ़ है, कार जो मतदाता के जो रुझान अभी तक जो देखे जाते हैं, इन चारों जो सीटें हैं इसमें से अधिकांश सीटें जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ हमेशा विकास की बातें की जाती है, रोजगार की बातें की जाती है, पानी को लेकर के बातें की जाती है। तो इस प्रकार से एक नई उम्मीद के साथ मतदाता जिस प्रकार से कतार में खड़ा होकर के अपने मतदाता का वोट दे रहे हैं, तो एक नई सरकार नई उम्मीदें के साथ वो फिर एक बार एक नई सरकार से उम्मीद जता रहे हैं कि ताकि इस क्षेत्र में विकास हो पाए। जी बिल्कुल, तो क्षेत्र में विकास को लेकर जिस तरह से वोट कर रहे हैं, एक तरफ अर्जुन मुंडा, दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा,
और आपको बीच में रोकेंगे, इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्नाव से बड़ी खबर, पोलिंग स्टेशन पर पसरा सन्नाटा, नवाबगंज विकासखंड बूथ पर सन्नाटा। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, पोलिंग स्टेशन पर पसरा सन्नाटा, नवाबगंज विकासखंड बूथ पर सन्नाटा। पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच रहे वोटर्स। रुद्रवारा गांव में पोलिंग स्टेशन, तो नवाबगंज विकासखंड बूथ पर सन्नाटा पसरा है। पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच रहे वोटर्स। नाराजगी को लेकर पोलिंग बूथ का रुख नहीं किया है रुद्रवारा गांव में पोलिंग स्टेशन। उन्नाव से इस वक्त की अहम जानकारी, अलग अलग जगहों से जिस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है, ऐसे में उन्नाव पर पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। 11:40 का समय हो चुका है, सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। ऐसे में पोलिंग स्टेशन पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी वोटर रुद्रवारा पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। सुबह 7 बजे से लेकर 11:40 का समय बीत चुका है, यानी कि 3.5 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहां पर पोलिंग बूथ पर एक भी मतदाता नहीं पहुंचा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह की सन्नाटे से भरी हुई सुनसान तस्वीरें पोलिंग बूथ की नजर आ रही हैं। यहाँ पर अमन पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, जिसका बंदी का आदेश 18 अगस्त 2023 को आया था। उस पर बंदी नहीं हुई और उसके बाद फिर दोबारा जब हम लोग वोट का बहिष्कार किए कि इस बार गांव में मतदान कोई नहीं करेगा, गांव पूरे गांव वासी, तो यहाँ पर बैनर वगैरह लगा दिए गए हैं गांव में। और उसके बाद अब चुनाव जब आया है तो बंदी का आदेश लेकर के फिर आया कि लाइट कट गई है और डीएम का आदेश है कि यहाँ बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक 1 साल से क्या कर रहे थे लोग, बंदी के आदेश के बावजूद भी नहीं बंद हुआ। इस वजह से गांव में आक्रोश है। गांव वालों की मांग ये है कि जब तक ये मुर्गी फार्म यहाँ से बिल्कुल हटेगा नहीं, जैसे सरकार कहती है कि यहाँ यूपी में बिल्डोजर बाबा की सरकार है, जब तक ये हटेगा नहीं, यहाँ से सफाया नहीं होगा, तब तक कोई यहाँ मतदान नहीं करेगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हो और इसी बीच एक और इलेक्शन ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। उन्नाव से ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। उन्नाव से एक और बड़ी खबर, ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। डाबड़ी गांव के ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। 2 घंटे के बाद भी ग्रामीणों ने नहीं किया मतदान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सीओ की टीम, ग्रामीणों को समझाने का किया जा रहा है प्रयास। तो उन्नाव से इस वक्त की अहम जानकारी, ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। डाबड़ी गांव के ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। दो घंटे के बाद भी नहीं पहुंचे वोटर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सीओ बांगरमऊ, ग्रामीणों को समझाने का किया जा रहा है प्रयास। तो उन्नाव से जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रुद्रहारा गांव और उसके बाद डाबड़ी गांव के ग्रामीणों ने यहां पर पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार किया है। मतदान शुरू होने के 4.5 घंटे के बाद भी यहां पर वोटर्स नहीं पहुंचे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। एक भी वोटर अभी तक घर से बाहर नहीं निकला है और जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रुद्रहारा गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर पोलिंग बूथ पर एक भी वोटर अभी तक नहीं पहुंचा है। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता निखिलेश प्रताप लाइव जुड़ चुके हैं। जो निखिलेश, जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, वोटर एक भी नहीं पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी आप पहुंचा रहे हैं? प्रियंका, अगर बात की जाए उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में, तो जो उन्नाव के मतदाता हैं वो बहुत जागरूक हैं और लगातार उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ये जो घटनाएं निकलकर, चुनाव बहिष्कार की घटनाएं निकलकर सामने आ रही, ये जिला प्रशासन के लिए भी और हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत ही खतरे का एक चुनौती जैसी है कि इसको अगर मतदान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोगों पर क्या संदेश जाएगा। और उन्नाव जिला प्रशासन जो इतने कई दिनों से तैयारी कर रहा था कि इस बार मतदान परसेंटेज को बढ़ाया जाए, उस पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी। हालांकि उन्नाव के नवाबगंज के एक नवाबगंज विकासखंड है, वहाँ का एक गांव है रुद्रवारा, वहां पर एक ये पोल्ट्री फार्म की समस्या है कि जिससे जो वहां के ग्रामीण हैं काफी परेशान लिखते थे, जबकि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन से और कई जगहों पर उसमें आला
से आला अधिकारियों के पास तक इसकी समस्या को पहुंचाया और उस पर बंदी के आदेश भी हुए। 2023 में बंदी के आदेश भी हुए, उसके बाद भी अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीण काफी खासे नाराज हैं और उन्होंने एक राय मत होकर पूरे गांव ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। मौके पर वहां पर राजस्व के अधिकारी मौजूद हैं, वहां पर सोहरामऊ थाना प्रभारी और काफी मात्रा में पुलिस भी लगाई गई है। मान मनौवल चल रहा है, ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके पर अभी आला अधिकारी डीएम गौरंग राठी भी पहुंचने वाले हैं और अब तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इन ग्रामीणों को जिला प्रशासन के अधिकारी मनाते हैं और मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। और अभी वहां का इस तरह का जो सन्नाटा दिख रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ रुद्वारा गांव की आपने बात की, दूसरी तरफ डाबड़ी गांव में भी चुनाव का बहिष्कार देखने को मिला है। डाबड़ी गांव की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर मुख्य समस्या ग्रामीणों की है? देखिए, डाबड़ी गांव की अगर उन्नाव में बात की जाए तो उन्नाव में 4 गांवों में मतदान बहिष्कार की सूचना है। खानगंज के 12 गांव में भी मतदान बहिष्कार की सूचना है। एक रुद्वारा हुआ और एक बांगरमऊ का भी हुआ। उसके बाद भगवंत नगर के भी गांव में एक मतदान बहिष्कार की सूचना देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर कई पोल्ट्री फार्म को लेकर है तो रोडों को लेकर है। तो जो ग्रामीण हैं वो पहले से ही इस बात को जिला प्रशासन को अवगत कराए थे कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन जिला प्रशासन अगर समय रहते इस बात पर ध्यान दिया होता या उन ग्रामीणों की समस्याओं को नजरअंदाज न किया होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। और ये जो मतदान उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित हो रहा है, कहीं न कहीं एक कारण बनकर सामने निकल कर आएगा कि उन्नाव लोकसभा का जो मतदान प्रतिशत अगर कम था तो वो एक बड़ी वजह बनकर सामने निकल कर आएगा। जी बिल्कुल निखिलेश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्नाव में आप ये पोलिंग बूथ देख पा रहे हैं, रुद्वारा, डाबड़ी गांव, और इसके अलावा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि कई अन्य गांवों से भी बहिष्कार की सूचनाएं सामने आ रही हैं। और इसी बीच इलेक्शन ब्रेकिंग, जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहगंज में पत्रकार की हत्या। जौनपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, शाहगंज में पत्रकार की हत्या, गोली मारकर की गई पत्रकार की हत्या। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो शाहगंज से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शाहगंज में गोली मारकर पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जौनपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, गोली मारकर की गई पत्रकार की हत्या, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ जौनपुर से शाहगंज में पत्रकार की हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोली मारकर पत्रकार की हत्या की गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी, चुनावी माहौल के बीच शाहगंज में पत्रकार की गोली मारकर की गई हत्या। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की अब तैनाती की गई है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन शाहगंज में पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई, इसके पीछे की वजह क्या है, इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की शुरुआत हो गई। और इसी खबर पर हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता विवेक कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विवेक, जिस तरह से पत्रकार की हत्या का मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि गोली मारकर हत्या की गई है, क्या वजह है, क्या कारण है कि गोली मारकर हत्या की गई पत्रकार की? प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दूं, जो पूरा मामला जो शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के इमरानगंज बाजार का है, जहां पर आज सुबह जो है बाइक सवार लगभग दो तीन बाइक पर जो है बदमाश बैठे थे, तो पहुंचे हैं और पत्रकार जो है बाइक से जो है बुलेट से अपने बाजार आया था, बाजार से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में जो है बदमाशों ने जो है और गोली मार कर हत्या करी। हालांकि जो बताया जा रहा है, पत्रकार जो है पशु तस्करों के खिलाफ जो है लगातार जो है खबर लिख रहा था, कहीं इससे जोड़ा जा सकता है मामला, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बदमाश कौन थे गोली मारने वाले, पुलिस का भी जो सुराग लगाई। हालांकि बताया जा रहा है बदमाश जो है घटना को अंजाम दे जौनपुर रोड की तरफ भाग गए हैं और ये बदमाश कौन है, हालांकि पुलिस मौके पहुंची है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चले घटना के पीछे क्या राज है। जी बिल्कुल विवेक, तो इस पूरे मामले में क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? और बिल्कुल, जो घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस की आला अधिकारी मौके पहुंचे हैं और जगह जगह जो है बदमाशों को सुराग लगाने के लिए पुलिस जो है टीम लगा दी गई है और धरपकड़ जारी है। चौराहा पर, नुक्कड़ों पर जो है पुलिस वाहन चेकिंग कर रही है और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है जल्द जो है घटना खुलासा कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, पत्रकार की मार्केट में हत्या की गई है घर वापस लौटते वक्त, क्या ये पूरी तरह से पहले से प्लॉटिंग और प्लानिंग की गई थी, साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है? और जाहिर सी बात, जिस तरह से जो है बीच बाजार में जो घटना को अंजाम दिया गया, जाहिर रेकी की गई हुई पुलिस जो उसकी भी सुराग में लगी हुई है
और कहीं ना कहीं एक सवाल पुलिस पर भी खड़ी होती है कि दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। आखिर जो पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है, जो दावा कर रही सुरक्षा व्यवस्था का, वो कहाँ है, एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो शाहगंज में पत्रकार की हुई हत्या, गोली मारकर की गई हत्या। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था। बहनों भाइयों, नौजवान प्लान करता था। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है। और बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विभागों पर सेल लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए, क्या ये सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से हिस्सा दे देना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था। तो आप सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और 10 राज्यों की 96 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है। अलग अलग सीटों से रुझान और खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी से सच्चिदानंद सिन्हा बने हुए हैं। जी सच्चिदानंद जी, झारखंड की अगर बात करें तो 4 सीटों को लेकर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं और वोट प्रतिशत की खासतौर से बात करें तो चिंता का विषय पिछले 3 चरणों से बना हुआ है, क्योंकि हर राज्य में हर जगह पर अगर देखा जाए तो वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूमि में जिस तरह के आंकड़े आए, खूंटी में 12%, सिंहभूमि में 12%, पलामू में 11% और लोहरदगा में 10%। क्या लगता है आपको कि पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या बढ़ोतरी हो सकती है या कहीं ना कहीं वोटर उदासीन है? वोटर अब वहाँ पर क्या है कि अब नक्सली एरिया है, अब इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था, क्योंकि मैं तो क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ पर जन जागरूकता अभियान जिला प्रशासन के तरफ से कैसा वहाँ चलाया गया है, जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक जागरूकता अभियान स्वीप के माध्यम से चलाया जा रहा था। उन सब चीजों की क्या वहाँ व्यवस्था रही, वोटरों को जागरूक किया गया कि नहीं किया गया। दूसरी तरफ क्या है कि नक्सली
जो है वहाँ पर काफी हावी है। उन लोगों की तरफ से भी जो आपने सुना था कि बम से स्कूल को उड़ा दिया जाएगा, तो झारखंड प्रदेश में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार और अपराध का जो है ग्राफ काफी बढ़ा है, और इसको नियंत्रण करने के लिए जब तक सरकार अपने तरफ से कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाती है, तब तक जनता जो है अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस करेगी और निष्पक्षता से जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान नहीं हो पाएगा। उन लोगों को भी लगना चाहिए कि मैं मतदान करने जा रहा हूं तो मैं पूर्णतः जो है सुरक्षित मतदान करके घर वापस आ सकूं। इन सब चीजों को लेकर के झारखंड प्रदेश में किसी किसी एरिया में इस तरह की बातें हैं जो नक्सली जहां पर हावी हैं, और वहां के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकार का उस पर किस तरह का कमांड है, सरकार क्या चाहती है, झारखंड सरकार का क्या निर्देश है प्रशासन के ऊपर, उसी अनुरूप जो है वोटिंग की प्रतिष्ठा मुझे लगता है कि इस तरह का जो है बढ़ रहा है, या जो भी अभी धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि 50% तक भी मतदान होने की संभावना लग रही है। जो आप प्रतिशत दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा मतदान नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। अजय कुमार पांडे हमारे साथ लगातार खूंटी से बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से सच्चिदानंद जी का कहना है कि नक्सल प्रभावित एरिया है, तो ऐसे में कई जगह पर और अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो कई जगह पर नक्सलियों के द्वारा वो बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं मतदान का बहिष्कार करने को लेकर। क्या लगता है आपको कि इन बैनर पोस्टर और ये तमाम जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं, इन तमाम इलाकों को अगर देख लिया जाए तो इस बार चौथे चरण में मतदान के प्रतिशत में क्या कुछ बदलाव देखने की उम्मीद की जा रही है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि देखिए बिल्कुल ये चारों सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर के बाद ही बेसिकली मतदाता अपने बूथ पर पहुंच करके मतदान। तो अभी जो अब तक तो चीजें सामने आई है, जो अभी तक का जो सामने तस्वीरें आई है, तो वो उससे बहुत ज्यादा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मतदाता में उत्साह है और वो वोट देने को तैयार है। क्योंकि ग्रामीण एरिया सुव्यवस्थित, सड़क सुविधाएं नहीं है, वाहन की सुविधाएं नहीं है, ऐसे में मतदाता उस वोट केंद्र में पहुंचना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन दोपहर के बाद तक ये सामने तस्वीरें आएंगी, और चूंकि जो सामने जो है खूंटी में जो हम अगर बात करें तो खूंटी में अधिकांश क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित है, जंगलों का क्षेत्र है। तो ऐसे में मतदाता जो पहुंच पा रहे हैं, सुबह तक में जो आसपास के लोगों ने पहुंचकर अपने मतदान किया है, लेकिन दोपहर के बाद अब जो धीरे धीरे जो है मतदाता अपने बूथ पे पहुंच कर मतदान करेंगे। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्वाचन आयोग ने जो राज्य में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो पिछले बार मतदान कम हुआ था, वैसे क्षेत्र में विशेष रूप से स्वीप का कार्यक्रम चलाया गया और कई सारी संस्थाएं भी सामने आई है। तो निश्चित रूप से अब देखने को होता पड़ेगा कि अब जो दोपहर के बाद यानी 3 बजे के बाद तक का जो मतदान का रुझान आएगा, तो निश्चित रूप से इससे पता चल पाएगा कि अब जो नई सरकार बने हैं वो किस तरह मतदाताओं में किस प्रकार उत्साह है, ये देखने को मिलेगा। ये है कि अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन ये शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके पिछले बार में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार चीजें शिकायतें आ रही। जी बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी भी जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। एलन तिवारी जी भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अलग अलग सीटों पर मतदान लगातार जारी है, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान जारी है, अलग अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। देखना ये होगा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई ये चारों सीटें इस बार क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है, या कहीं ना कहीं समीकरण बदल कर देखने को मिलते हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि क्लीन स्वीप करने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी और कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से भी लगातार प्रयास किए गए हैं। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से वोटिंग लगातार जारी है, उसकी पल पल की जानकारी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसी बीच हमारी सहयोगी रिया आप तक जानकारी पहुंचा रही हैं कि इस समय कहां-कहां और किस किस सीटों पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। आज बारी चौथे चरण की है। आज देश भर के 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है।
किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इन सभी सीटों में से कौन सी सीटें हॉट है ये भी बताएंगे, जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार है और 2019 में क्या कुछ इन सीटों पर इतिहास रहा ये भी आपको बताएंगे। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। बता देते हैं कौन कौन से 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें, तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटों पर वोटिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। तो ये वो 10 राज्य आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कौन कौन सी ये सीटें हैं ये भी आपको बता दें। अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर। अब बात अकबरपुर की कर लेते हैं। अकबरपुर का 2019 का इतिहास आपको बता दे। बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले चुनावी मैदान में थे, इनके सामने बीएसपी के निशा सचान मैदान में थी। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोला फिर से चुनावी मैदान में है और इनके सामने समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल चुनावी रण में है। बात बहराइच की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। बीजेपी से अक्षयवर लाल यहां से जीत गए थे और समाजवादी पार्टी से शब्बीर वाल्मीकि को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की जल्दी से बात कर लेते हैं। बीजेपी से अब की बार आनंद कुमार गोंड चुनावी रण में है और समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम चुनावी रण में है। इटावा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको इटावा का बता दें। राम शंकर कठेरिया और समाजवादी पार्टी से कमलेश कुमार के बीच चुनावी मुकाबला था। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी से राम शंकर कठेरिया चुनावी मैदान में है। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे से है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। जल्दी से आपको लखीमपुर खीरी का 2019 का इतिहास बता दें। 2019 में लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे और समाजवादी पार्टी से पूर्वी वर्मा यहां से चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से लखीमपुर खीरी से बीजेपी की तरफ से अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्कर्ष वर्मा चुनावी रण में है। 5वें नंबर पर बात करते हैं धौरहरा सीट की। धौरहरा का 2019 का इतिहास आपको बता दें। रेखा वर्मा के बीच और बसपा से अरशद इलियास के बीच ये मुकाबला था। यहां पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा पर विश्वास जताया है, वहीं इनके सामने श्याम किशोर अवस्थी बीएसपी से उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी से आनंद सिंह भदौरिया चुनावी मैदान में है। सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर का 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी से राजेश वर्मा और इनके सामने इनका मुकाबला था बीएसपी से नकुल दुबे का। बीजेपी को यहां पर फिर से जीत मिली थी। 2024 के रण की बात करें तो सीतापुर में अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा पर दांव चला है, वहीं समाजवादी पार्टी ने राकेश राठौड़ तो बीएसपी ने महेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। हरदोई की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हरदोई का बता दें। बीजेपी ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने उषा वर्मा पर दांव चला था। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से जयप्रकाश पर भरोसा जताया है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उषा वर्मा अब की बार उम्मीदवार है। मिश्रिक सीट की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास जल्दी से बता दें। बीजेपी ने अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया था तो बीएसपी से नीलू सत्यार्थी उम्मीदवार थी। यहां पर फिर से बीजेपी को जीत मिली। 2024 के रण की बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने अशोक रावत पर ही भरोसा जताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव की बात कर लेते हैं। उन्नाव सबसे हॉट सीट यहां पर बोल सकते हैं। 2019 का इतिहास आपको बता दें। स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी बीजेपी से यहां पर जीते थे और अरुण शंकर शुक्ला समाजवादी पार्टी से हार गए थे। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार फिर से बीजेपी ने स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 का आपको इतिहास फर्रुखाबाद का बता दें। बीजेपी ने मुकेश राजपूत पर दांव चला था, वहीं उनके सामने कांग्रेस के सलमान खुर्शीद थे। बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2024 की रण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा है।
समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य उनके सामने है और साथ ही बीएसपी के क्रांति पांडे यहां पर चुनावी मैदान में है। कन्नौज सबसे ज्यादा हॉट सीट आप कन्नौज को बोल सकते हैं। 2019 का आपको इतिहास कन्नौज का बता दे, सुब्रत पाठक बीजेपी से यहां पर जीत गए थे और डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की बात करें तो सुब्रत पाठक एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अब बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से अरुण सागर और बीएसपी से अमरचंद जौहर चुनावी मैदान में थे। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर लेते हैं। बीजेपी से अरुण सागर अब की बार उम्मीदवार है, वही समाजवादी पार्टी से ज्योत्सना गौड़ उम्मीदवार है। कानपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का आपको इतिहास बता दे, सत्यदेव पचौरी बीजेपी से जीते थे, वही उनके सामने श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस से हार गए थे। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। कानपुर में 2024 के रण में बीजेपी से रमेश अवस्थी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस के आलोक मिश्रा उनके सामने चुनावी रण में है। झारखंड की जल्दी से बात कर लेते हैं। झारखंड की आपको बता दें कि 4 सीटों पर अब की बार चुनाव है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम शामिल है। खूंटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। खूंटी में 2019 का इतिहास आपको बता दें। अर्जुन मुंडा बीजेपी से और उनके सामने मुकाबले में थे बीएसपी से कालीचरण मुंडा। बीजेपी को यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले तो अर्जुन मुंडा अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। उनके सामने उनको चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा। लोहरदगा सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। बीजेपी के उम्मीदवार थे सुदर्शन भगत और कांग्रेस यहां से हार गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुखदेव भगत। 2024 के रण की बात करें लोहरदगा के तो बीजेपी से अब की बार चुनावी रण में समीर उरांव है और कांग्रेस से अब की बार उम्मीदवार सुखदेव भगत है। वहीं पलामू सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास आपको पलामू का बता देते हैं। विष्णु दयाल राम बीजेपी से यहां पर जीत गए थे। आरजेडी की ममता भूया को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की रण की बात करें तो बीजेपी के विष्णु दयाल राम अब की बार फिर से चुनावी मैदान में है, वहीं आरजेडी की ममता भूया उनके सामने उन्हें चुनौती दे रही है। सिंहभूम सीट की बात कर ले तो 2019 का इतिहास कुछ इस तरह है कि बीजेपी से लक्ष्मण गिरुआ चुनावी रण में थे, उनके सामने गीता कोड़ा कांग्रेस से यहां पर चुनावी रण में थी और गीता कोड़ा यानी कांग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो सिंहभूम में अब की बार बीजेपी की उम्मीदवार है गीता कोड़ा और जेएमएम उनको चुनौती देते हुए जेएमएम की उम्मीदवार है जोबा मांझी। चौथी चरण की वोटिंग का महा कवरेज लगातार इंडिया वॉइस पर जारी है।